चलिए ऑक्सीजन फैमिली कर रहे हैं हम लोग पी ब्लॉक में। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तक की बात कर ली थी, एलोट्रॉपी तक की बात कर ली थी, है ना। आज है अपना लेक्चर नंबर 6। एलोट्रॉपी के बाद ऑक्सीजन फैमिली में आपका टॉपिक है कैटिनेशन की बात कर लेते हैं। कैटिनेशन पॉइंट नंबर 10 है कैटिनेशन। कैटिनेशन सबको मालूम है क्या होता है। कैटिनेशन इज self adding tendency to form long chain। अपने ही एटम से अटैच होकर के लॉन्ग चेन बनाना क्या होता है, कैटिनेशन बोला जाता है ना। और कार्बन में कैटिनेशन की एक्सटेंसिव टेंडेंसी होती है, कार्बन सबसे ज्यादा कैटिनेशन शो करता है। बाकी एलिमेंट भी कर सकते हैं, जैसे कैटिनेशन की अगर बात करो तो आपका सल्फर बताया था मैंने, सल्फर क्या शो बनाता है, एसेट बनाता है। सिलीनियम भी एसेट बनाता है, T8 भी बनता है। तो यानी कि इसके एक एक एटम आपस में चेन फॉर्मेट में एक दूसरे से जुड़ेंगे। और कुछ खास बात नहीं है। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन अगर पूछना चाहे तो इस तरीके से पूछ सकते हैं कि S8 का जो स्ट्रक्चर है, ये जो S8 का स्ट्रक्चर है, सल्फर सल्फर, ये जो पकड़ रिंग स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं, इस पकड़ रिंग स्ट्रक्चर में SS कितने बॉन्ड है, S सिंगल बॉन्ड S कितने हैं, तो बता दीजिए जरा सा। इसमें S बॉन्ड कितने हैं। अगर S8 की एक यूनिट बोली जाए तो SS कितने बॉन्ड है, जल्दी से बताइए। आंसर करिए। अरे बोलो आंसर, गिन नहीं पा रहे हो बॉन्ड। 8 आंसर है। हम्म, रजत क्या बोल रही है। रजत कितने बॉन्ड बता रही है SS बॉन्ड इसमें, बोलो बच्चों, आंसर करो इसका। मूवी 8 बॉन्ड है, 8 दिख रहे हैं। मुझे तो 8 नहीं दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं आपको। 8 दिख रहे हैं क्या। 0 है SS बॉन्ड। सब सल्फर सल्फर के बीच में ही तो बॉन्ड बन रहा है, बोल रहे 0 0 कैसे हो सकता है। काउंटिंग कर लो। आंसर है ना। तो इतना शांति क्यों थी, 8 बोलने में इतनी देर क्यों लगी आप लोगों को। मेरी आवाज लेट पहुंच रही क्या, आवाज लेट पहुंच रही है क्या ऑनलाइन वालों को। तो फिर इतना देर क्यों लगा रहे बोलने में। इसके बाद है नेक्स्ट 11 पॉइंट, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड ये बनाने की टेंडेंसी इसमें होती है।
मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है ये ग्रुप। जैसे ऑक्सीजन की बात करो तो ऑक्सीजन आपका O2 बनाता है ना। ऑक्सीजन की बात करो तो ऑक्सीजन और एलिमेंट के साथ, जैसे मान लो HCO4 बन रहा है कहीं पे, ऑक्सीजन क्या बना लेता है, मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। सल्फर में भी यही टेंडेंसी होती है। मान लो स्ट्रक्चर की बात करें H2SO4 की, सल्फर का ऑक्सी एसिड है ये, सल्फर का ऑक्सी एसिड H2SO4, तो सल्फर का इस तरीके का स्ट्रक्चर है। कोऑर्डिनेट ना दिखाना चाहो तो इसको कोवेलेंट दिखाओगे। आज के सिस्टम में कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट नहीं है ना। सल्फर मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है, देख पा रहे हैं। जैसे CO2 बनता है उसी तरीके से CH2 भी बनता है। CO2 की बात करो तो ये मल्टीपल बॉन्ड इस तरीके से बनाता है। CH2 की बात करोगे, कार्बन डाइसल्फाइड बोलते हैं CH2 को, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड में क्या बनाते हैं ये मल्टीपल बॉन्ड। ऑक्सीजन और सल्फर में मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। नोट कर लीजिए ये पॉइंट और एग्जांपल्स भी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। कल बात हुई थी इस पे। वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर पे कल बात हुई थी। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कौन कौन से ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा था, -1, -2, +1, +2, ये सब शो कर रहा था ऑक्सीजन। सल्फर की जब बात हुई तो सल्फर शो कर रहा था -2, +2, +4, +6। सिलीनियम की भी यही ऑक्सीडेशन नंबर थी, -2, +2, +4, +6। जनरल ऑक्सीडेशन नंबर यही शो कर रहे थे। ऑक्सीजन का ध्यान रखिए। ऑक्सीजन पे अगर इस तरीके से O2-2 है तो इसको बोलते हैं ऑक्साइड। O2-2 अगर स्पीसीज है तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। अगर ऑक्सीजन पे अगर आपको दिखाई देता है O2-, O2-2 में एक ऑक्सीजन पे कितना हो गया, -1 हो गया ना। CO में ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2। तो ये O2- अगर लिखा हुआ तो यहाँ तो -1 आ जाएगा ना। तो इसको बोलते हैं पर ऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन पे ऐसे है O-2, तो O-2 ऑक्सीजन पे है तो इसको बोलोगे ऑक्साइड। एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है। O2- अगर है तो ये होता है, ये कैटेगरी आती है सुपर ऑक्साइड।
सुपर ऑक्साइड। ठीक है, देखो जैसे जेई मेंस में एक बार सवाल आया था, आपसे पूछा था कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कुछ पॉजिटिव में था, कोई वैल्यू है ना, वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव में थी। आपको बताना था कंपाउंड कौन सा हो सकता है। ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए थे, CaO, H2O2, KO2 और O2, इस तरीके से दिए थे। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा था पॉजिटिव में किस में होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो पहला वाला कैल्शियम का ऑक्साइड है, तो कैल्शियम का +2 है, तो ऑक्सीजन का कितना होगा, -2, यानी कि पहले वाले में तो माइनस में होगा। दूसरे ऑप्शन में देखो H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं, परऑक्साइड में हमेशा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, क्योंकि अगर 2 हाइड्रोजन ले लो तो 2 हो जाएगा, 2x बोल दिया, तो 2x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -1, तो इसमें भी -1 में जा रहा है। डी ऑप्शन की अगर बात करो तो O2 है, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगी, 0 आ जाएगी ऑक्सीडेशन नंबर। सी ऑप्शन की अगर बात करो KO2, तो पोटेशियम, सोडियम ये सब फर्स्ट ग्रुप के हैं, हमेशा किस ऑक्सीडेशन नंबर में होते हैं, +1 में। तो अगर ये +1 है तो +1 + 2x इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, -1, और 2x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, -हाफ। क्या, हाँ, x इज इक्वल टू क्या आ गया, -हाफ आ गया है ना, तो पॉजिटिव में नहीं था, क्या था, इन्होंने पूछा था -हाफ किसमें, तो -हाफ किसमें आ जाएगा अपना आंसर, क्यों। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर पे छोटे छोटे सवाल भी आ जाते हैं कई बार, और कई बार बड़े बड़े सवाल भी आपको चिपका दिए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा अवेयर रहना है। एक और सवाल करवाते हैं इस तरीके का, पी ब्लॉक का। क्या क्या, हाँ बोर्ड्स में, हाँ बोर्ड्स में आ जाएंगे अगर एनसीईआरटी कवर कर रही है तो आपके पी ब्लॉक तो हटा ही दिया शायद बोर्ड से, बोर्ड में पी ब्लॉक तो है नहीं, तो पी ब्लॉक की टेंशन नहीं है आपको, DNF में याद रखना। पी ब्लॉक तो हटा दिया ना आपका, सबसे ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंट जो है, जैसे 11th का सिलेबस देखो तो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बोरान फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th के सिलेबस में नाइट्रोजन फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली पहली फैमिली है ना इसकी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे वो वाले जो सवाल है उनको इन्होंने आउट ऑफ सिलेबस करके लिख दिया है। चलो अब
इस फैमिली के जनरल इंट्रोडक्शन में फिजिकल जितनी बातें थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज में जितनी बातें थी वो तो हमने सारी कर ली। अब हम लोग थोड़ी सी इस फैमिली के जनरल इंट्रोडक्शन में केमिकल प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 16 ग्रुप में हाइड्राइड की बात करते हैं। हाइड्राइड आपको पता है कैसे बनता है, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, उसकी हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दीजिए तो जो कंपाउंड बनता है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। यहाँ पे 16 ग्रुप में एलिमेंट कौन से हैं अपने, 16 ग्रुप में ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, यही एलिमेंट है ना। तो हाइड्राइड ये कौन कौन से बनाएंगे अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का हाइड्राइड बनेगा H2O, इसका बनेगा H2S, सिलीनियम का बनेगा H2Se, H2Te, पोलोनियम वाले की बात नहीं करेंगे, इनकी बात करेंगे H2S, H2Se, H2Te और H2O की। हाँ कितने भी H नहीं, ये इसी टाइप का बनाता है H, ये इस टाइप का हाइड्राइड बनाता है E2, हाँ H2E, PO is polonium, PO is polonium। अब इसमें एक पॉइंट, हमें कुछ छोटी छोटी चीजें जो हमें याद रखनी है हाइड्राइड में, जो आपसे पूछते हैं, है ना। तो क्या क्या किसका किसका क्या क्या ऑर्डर है ये याद रखेंगे थोड़ा सा। जैसे सबसे पहली बात है हाइड्राइड में, हाइड्राइड में सबसे पहला पूछते हैं आपसे मेल्टिंग पॉइंट। हाइड्राइड के बारे में पूछते हैं, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आपको बताना है। तो मेल्टिंग पॉइंट में अगर देखो तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट H2O का होता है, फिर H2S का है, फिर H2Se का है, फिर H2Te का। इसका मतलब वाटर का मेल्टिंग पॉइंट पहले वाले का सबसे ज्यादा, फिर कम, फिर धीरे धीरे काफी कम हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट कम कब होता है, जब अगर कोई क्रिस्टल बना रहा है, कोई किसी का कोई स्ट्रक्चर सॉलिड स्टेट में बन रहा है और वो सॉलिड स्टेट का स्ट्रक्चर उतना कॉम्पैक्ट नहीं बन रहा है। यहाँ पे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ना बनने का एक रीजन ये है कि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी और साइज बढ़ता जाएगा। जब साइज बढ़ेगा तो उतनी अच्छी बॉन्डिंग, कॉम्पैक्ट बॉन्डिंग नहीं होगी, इसलिए कॉम्पैक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा। दूसरा पॉइंट है इसमें बॉइलिंग पॉइंट, की बॉइलिंग पॉइंट किस ऑर्डर में है। तो बॉइलिंग पॉइंट को अगर याद रखो तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसी तरीके से चलता है, लास्ट में थोड़ा सा चेंज आएगा। बॉइलिंग पॉइंट H2O का सबसे ज्यादा, इसका रीजन है ड्यू टू H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है इसमें, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। कितना बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का बताइए जरा जल्दी से। फिर उसके बाद H2S का आता है। डेटा अगर थोड़ा सा याद रहे, याद रखने की वैसे जरूरत नहीं, इसका 373 केल्विन है। H2S की अगर देखें तो 213 है। H2S का डेटा है 213। फिर उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, H2Se में 232 आता है और फिर H2Te में आता है 269। इसका मतलब अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा किसका बन गया, H2O का 373, आफ्टर दैट आपका बनेगा H2Te का, फिर आएगा H2Se का, फिर लास्ट में आता है H2S का।
ऑर्डर याद रखना है बॉइलिंग पॉइंट का, H2O, H2O के बाद H2, T, हैवीनेस की वजह से बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट दो चीजों में डिपेंड करता है ना, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब ओवरऑल में बॉइलिंग पॉइंट जो है, ओवरऑल में बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो वाटर का तो सबसे ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से बल्कि मॉलिक्यूल बन जाएगा, है ना। बाकी H2T जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होगा क्योंकि लास्ट में है, तो सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये, और फोर्थ नंबर पे H2S हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में थोड़ा सा क्या है, चेंज है। इसके ऑर्डर में क्या है, मेल्टिंग पॉइंट में एकदम सिमिलर है, नीचे की तरफ डिक्रीज होगा। थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट की बात करें अगर हम लोग, जो पूछा जाता है बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल की बात करो तो बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल पूछा है कई बार, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बॉन्ड एंगल की अगर बात करो तो आपका वाटर में बॉन्ड एंगल 104 है, फिर H2S में 92, H2SE में 91 और H2T में 90, यानी कि बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन H2O में सबसे ज्यादा, फिर H2S में, फिर H2SE में, फिर H2T। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसमें था, वाटर में, V शेप है, 104 डिग्री के अराउंड है, फिर यहाँ से 92, 91, 90 इस तरीके से। स्ट्रक्चर वाइज अगर देखो तो H2S और H2S और H2O में स्ट्रक्चर में दो लोन पेयर यहाँ पे भी है, दो लोन पेयर H2S में भी है, लेकिन डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पे, डिफरेंस आएगा सल्फर का साइज क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है, यहाँ पे सल्फर का साइज बड़ा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसके कंपैरिजन में कम है, तो ये बॉन्ड एंगल क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो बॉन्ड एंगल वाला पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट एक पॉइंट है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा, कौन सा देर में, एकदम रेगुलर है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जैसा कि फर्स्ट वाले में था, मेल्टिंग पॉइंट में डिक्रीज हो रही थी, वैसे ही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जैसे ग्रुप में नीचे जाएंगे वैसे डिक्रीज करेगी। मतलब H2O की सबसे ज्यादा, फिर H2S की, फिर H2T ऐसी की, फिर H2T की। मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसमें है, वाटर में है, और H2T में T का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, और एंगल भी कितना 90 के करीब बताया ना, ये 90 डिग्री का एंगल होगा, साइज T का बहुत बड़ा हो जाएगा, तो बॉन्ड वीक हो जाएगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी धीरे धीरे यहाँ पे जाने पे क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब ये वीक बॉन्ड है, और पहला वाला जो वाटर का है बॉन्ड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग। हाँ, टूटने के लिए कितनी एनर्जी दोगे तुम, बॉन्ड एनर्जी कैसे निर्भर कर रही है, H2O में अगर देखो तो एक तो पहले तो H2O में नॉर्मल जो बॉन्ड बन रहा है सो बन ही रहा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है, हाइड्रोजन है, छोटे छोटे एटम्स है पास में अटैच है। जब आपकी डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, जैसे H2O में मान लो ऐसे है, छोटा सा मॉलिक्यूल है, H2T में दूर दूर हो गए, तो बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ गई, बॉन्ड डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं रहता। क्या, बॉन्ड एंगल से मतलब नहीं है, बाकी फैक्टर्स सेम है ना, बाकी फैक्टर्स डिसोसिएशन एनर्जी में मेन जो मतलब है वो किससे है, कि डिस्टेंस कितना हो रहा है। यहाँ पे टी का साइज बहुत बड़ा है, हाइड्रोजन तो सेम है, कॉमन है, टी का साइज बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ जो होगी वो क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी।
दूसरी चीज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का भी फर्क पड़ रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है, यहाँ पे टेल्यूरियम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर आ रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नीचे की तरफ जाने पे डिक्रीज होती है, यानी उसके बॉन्ड को तोड़ना आसान है और वाटर के बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट। उसके बाद बात करो हाइड्राइड की फिजिकल स्टेट की, अगर तो पानी लिक्विड है, बाकी सब क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर पे गैसेस। H2O is liquid, odorless, colorless, और अदर जितने भी हैं ये चारों तीनों अदर्स आर गैसेस विद अनप्लीजेंट स्मेल। H2S की स्मेल कभी ली है आपने लैब में? H2S की स्मेल करी है? H2S नहीं, लैब में नहीं गए कभी? करी है ना, कैसी होती है, क्या बोलते हैं? H2S की स्मेल बोलते हैं सड़े हुए अंडे की तरह स्मेल होती है, रॉटन एग्स। अब सड़ा हुआ अंडा किसी ने सूंघा हो तो बता पाएगा, लेकिन गंदी स्मेल होती है बहुत। आप लोगों ने स्मेल ली है H2S की या सड़े अंडे की? ऑनलाइन आप ही से बात कर रही हूँ। लिए अच्छी स्मेल होती है कि गंदी होती है? गंदी होती है ना, रॉटन है। तो पानी तो ऑर्डरलेस है, बाकी सारे क्या हैं आपके, खराब स्मेल वाले हैं। कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वॉलेटिलिटी की। वॉलेटिलिटी का मतलब कौन जल्दी से वेपर बनाएगा, कौन लेट में बनाएगा। तो अभी बॉइलिंग पॉइंट की बात तो हुई थी ना, वॉलेटिलिटी की बात कर रहे हैं। तो वॉलेटाइल कौन होगा ज्यादा, वॉलेटाइल नेचर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, कम हो, जल्दी से बॉयल हो जाएगा, जल्दी से वेपर बना लेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या बताया था, अभी भी बताया था आपको। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर H2O सबसे ज्यादा, फिर H2T, फिर H2Se, फिर H2S, है ना। बॉइलिंग पॉइंट का यही ऑर्डर था। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा वो लेस वॉलेटाइल होगा। बोलो बच्चों, अपोजिट लिख दें, बॉइलिंग पॉइंट का जस्ट अपोजिट लिख दें, वॉलेटाइल वो ज्यादा होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो H2S सबसे ज्यादा बनेगा। इस ऑर्डर को उल्टा लिख दो, यही था ना। सही है। तो वोलेटाइल सबसे ज्यादा कौन हो गया, H2S। H2S सबसे जल्दी उड़ेगी, फिर H2Se, फिर H2T, फिर सबसे देर में कौन उड़ेगा, कौन बॉयल होगा, H2। वोलेटिलिटी की भी बात हो गई। इन पॉइंट्स को शॉर्ट नोट के फॉर्मेट में बना करके आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। और ये जो चारों फैमिलीज है ना, चारों फैमिलीज के छोटे छोटे से शॉर्ट नोट बनेंगे, तब आपको याद होगा। अभी जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपको हो सकता है लग रहा हो याद हो रहा है, लेकिन याद कुछ ऐसे जल्दी से होता नहीं है। इसके बाद बात हो रही है थर्मल स्टेबिलिटी की। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है हीट करने पे कौन जल्दी से टूटेगा और कौन लेट में टूटेगा। जो लेट में टूटेगा वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, और जो जल्दी से ब्रेक हो जाएगा वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, है ना। तो अभी अभी हमने एक बात करी थी, यहाँ पे देखो,
क्या बात की थी? बॉन्ड एनर्जी की बात करी थी ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बेसिस पे वाटर सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी थी, तो ये लेट में टूटेगा ना, और ये वाले बॉन्ड क्या होगा, वीक बॉन्ड है, तो ये जल्दी टूट जाएगा, यानी इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, लो होगी, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो यही जो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है वही किसका ऑर्डर आ जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी का। ये पॉइंट क्लियर है? जो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है वही किसका आ जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी का भी आ जाएगा। तो चाहो तो आप यहीं पे ऐसे भी लिख लो, अलग से लिखना हो तो अलग से। सेम ऑर्डर हो गया ना, जो बॉन्ड स्टेबल है वो थर्मली, जो बॉन्ड थर्मली स्टेबल है वो मतलब स्ट्रांग है, जो स्ट्रांग है मतलब वो थर्मली स्टेबल है, और जो वीक है वो थर्मली लेस स्टेबल हो जाए। ठीक। और क्या पॉइंट है? रिड्यूसिंग कैरेक्टर, जैसे बॉन्ड एंगल आपको बोला इंपॉर्टेंट है, वैसे क्या है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी इंपॉर्टेंट है। ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की तरह, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर से क्या समझते हैं आप, क्या मतलब होता है रिड्यूसिंग कैरेक्टर? हाँ, क्या मतलब होता है? जो स्पीसीज किसी को रिड्यूस कर दे, है ना, रिड्यूस करने का मतलब किसी को H प्रोवाइड कर दे, हाइड्राइड दे दे, है ना, H प्लस नहीं H माइनस, किसी को हाइड्राइड प्रोवाइड कर दे स्पीसीज, H माइनस दे दे। ठीक। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर की अगर बात करो तो यहाँ पे हमने अभी बात करी थी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की। सबसे जल्दी बॉन्ड किसका टूट रहा है, H2TE का, सबसे वीक बॉन्ड है ना, तो सबसे जल्दी अगर इसका बॉन्ड टूट रहा है तो सबसे जल्दी H माइनस ये देगा, सबसे जल्दी दे सकता है, तो सबसे जल्दी अगर ये देगा तो इसका रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा होगा, और रिड्यूसिंग नेचर इसके अपोजिट हो जाएगा, बॉन्ड जो जल्दी टूटेगा उसका रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि रिड्यूसिंग नेचर की अगर बात करो तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अपोजिट ऑर्डर लिख लो। सबसे ज्यादा H2O का सबसे कम, फिर H2S, फिर H2Se, फिर H2T। रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा H2T, नोट कर लीजिए। सारे क्या हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जैसे वॉलेटाइल नेचर बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड था, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर याद कर लिया तो वॉलेटाइल उसको अपोजिट कर देंगे। फिर उसके बाद बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से थर्मल स्टेबिलिटी रिलेटेड थी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर रिलेटेड था, तो एक का याद किया और मीनिंग समझ करके अगले को उसी के हिसाब से। नेक्स्ट है आपका एसिडिक कैरेक्टर। रिड्यूसिंग वाले में मैंने इंपॉर्टेंट नहीं लिखा है, इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग कैरेक्टर सेम होंगे, कैसे? एसिडिक कैरेक्टर और रिड्यूसिंग कैरेक्टर सेम होंगे क्या? ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग बताइए। एसिडिक कैरेक्टर और रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर सेम आना चाहिए क्या? एसिडिक कैरेक्टर का क्या मतलब है, कोई बॉन्ड टूटेगा, जैसे मान लीजिए H2O है ना, H2O जो है H प्लस निकाले, मतलब H2O में क्या था, ये बॉन्ड थे, तो बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तभी तो ये स्पीसीज बनेगी। जिसमें बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसमें बॉन्ड लेट में टूटेगा उसका एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। तो सेम टू सेम जो पिछला वाला ऑर्डर आया था वही सेम ऑर्डर इसमें भी आएगा, नोट कर लीजिए।
H2O का सबसे कम था ना, एक एक छोटी छोटी लाइन में, मैं तो स्लाइड स्लाइड पे बता रही हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, पॉइंट को समझ आना चाहिए आपको। एसिड का मतलब क्या है, H प्लस देना, एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर का क्या मतलब है, H माइनस देना। थर्मल स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, जो चीज हीट करने पे जल्दी से ब्रेक ना हो वो थर्मली स्टेबल, जो चीज हीट करने पे जल्दी से ब्रेक हो जाएगी वो थर्मली अनस्टेबल या लेस स्टेबल। तो उसका भी रिलेशन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से है, जिसकी डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी वो क्या होगा, वो देर में टूटेगा, उसको एनर्जी ज्यादा दोगे। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर है हाइड्राइड के। इसके बाद बॉन्ड एंगल दिया है, तो बॉन्ड एंगल हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, 104, 92, 91, 90 इसी ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आफ्टर दैट इन्होंने हाईलाइट दे रखे हैं, तो एक बार के लिए हम थोड़ा सा एनसीईआरटी के चेकअप पे जाते हैं। जी जाइए, एनसीईआरटी में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको बेसिकली पॉइंट समझाने के लिए नोट्स बन रहे हैं, आपको एक एक पॉइंट एलिब्रेट करके समझाया जा रहा है, लेकिन बेसिकली आपको एनसीईआरटी से इनऑर्गेनिक में बाहर नहीं जाना है, कोशिश करनी है एनसीईआरटी पे ही आप स्टिक करें। कहाँ थी, क्या बोलने जा रही थी, तन्मय, ये है ना, एच पे खुल गई। कहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, यहाँ तक करा होगा हमने, ये सब कर लिया ना अपन ने, ये वाला चार्ट कर लिया, देख रहे हैं चारों फैमिलीज में ये चार्ट जिसके भी दिए हुए हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे आपके क्या है डेटा दिए हुए हैं, रिसेंट की जो एनसीईआरटी होगी उसकी डेटा माने जाएंगे, है ना। तो अभी आपकी एनसीईआरटी में शायद पी ब्लॉक है नहीं, तो आपके तो पिछले साल वाली जो एनसीईआरटी होगी वही चलेगी। हाँ सेंड कर दो, ये तो भेजेंगे ही ना जब चैप्टर खत्म होगा पूरा, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी, एनसीईआरटी में है, यहाँ पर पूरी डिटेल में बात हो रही है, डाई ऑक्सीजन पे आ गए हैं। ये वाला पैरा एक बार कर लेते हैं ना, ये नहीं करा। मैं बोल रही हूँ नहीं करा, आप बोल रहे हैं करा। रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, ये बात कर रहे हैं हम लोग, इस फैमिली के एलिमेंट की रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। थोड़ा सा हो जाता है ज्यादा, में क्या ही करूं। ऑनलाइन वालों को दिख रहा है, विजिबिलिटी है, नहीं हो तो एनसीईआरटी तो होगी आपके पास, देखिए all these element form oxides of EO2 and EO3, ये दो तरीके के ऑक्साइड बनाएंगे अगर एलिमेंट की बात करो 16 ग्रुप के, EO2 and EO3। सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ एग्जांपल दिमाग में रखेंगे, SO2 and SO3। सल्फर ऑक्सीजन के साथ SO2 बनाता है और क्या बनाता है, SO3। तो यानी E का मतलब सल्फर भी हो सकता है, सिलीनियम भी हो सकता है, टेल्यूरियम भी हो सकता है, पोलोनियम भी हो सकता है ना।
फिर दिया हुआ है ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर गैसेस। ओजोन बनता है ऑक्सीजन से और सल्फर डाइऑक्साइड ये गैसेस हैं, वाइल सिलीनियम डाइऑक्साइड इज अ सॉलिड। यानी SiO2 का जो फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड है, SO2 जो है वो क्या है, गैस है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड डिक्रीजेस फ्रॉम SO2 टू TiO2। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो है डाइऑक्साइड की डिक्रीज कर रही है SO2 से TiO2 तक, यानी कि रिड्यूसिंग नेचर आपका SO2 का ज्यादा है और TiO2 का कम होगा। फिर SO2 इज रिड्यूसिंग व्हाइल TiO2 एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस पॉइंट से आपका असर्शन रीजन बनाया जा सकता है। ऐसे कहीं भी आपको एनसीईआरटी में इनऑर्गेनिक में कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट, अपोजिट पॉइंट दिख रहे हो तो उनसे असर्शन रीजन बनाने के बहुत चांसेस होते हैं। SO2 का नेचर कैसा है, रिड्यूसिंग है, व्हाइल TiO2 का नेचर कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग है। मतलब अगर मान लो SO2 मान लो किसी से रिएक्ट कर रहा है तो रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। रिड्यूसिंग नेचर का क्या मतलब होता है, या तो वो हाइड्रोलाइड दे दे, है ना, या तो वो क्या करे, ऑक्सीजन अपने अंदर से निकाल दे। भाई ऑक्सीजन का रिमूवल ही रिडक्शन है, या हाइड्रोजन का एडिशन ये होता है रिडक्शन, है ना। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, अपने अंदर से ऑक्सीजन निकाल देगा, मतलब क्या करेगा। और अगर इसकी बात कर लो, खुद से ऑक्सीजन नहीं निकाले, ये खुद क्या कर ले, खुद का ऑक्सीडेशन कर ले। खुद का अगर ऑक्सीडेशन करेगा तो दूसरे का क्या होगा, इसके साथ वाली जो स्पीसीज होगी उसका रिडक्शन होगा। तो बोला इन्होंने कि SO2 इज रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग का मतलब SO2 खुद किस में कन्वर्ट होगा, इसका खुद का होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, और दूसरे वाली स्पीसीज का ये क्या करेगा, रिडक्शन कर देगा, है ना। उसके बाद बात करें तो TiO2 को बोला, T लास्ट में आ रहा है, TiO2 इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब समझ रहे हैं कि TiO2 क्या करेगा, किसी को ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। ये हो सकता है टेल्यूरियम बना ले और ऑक्सीजन अपने अंदर से निकाल दे। अगर ये ऑक्सीजन अपने अंदर से निकाल रहा है, माइनस कर रहा है, यानी इसका खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और खुद का इसका रिडक्शन हो रहा है मतलब ये कैसे काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। और ये कैसे काम कर रहा था, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ठीक है। तो TiO2 नीचे वाले जो होते हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ऊपर वाला ऑक्साइड कैसे काम कर रहा है आपका, रिड्यूसिंग एजेंट। Besides EO2 type, sulfur, selenium and tellurium also form EO3, SO3, SeO3, TiO3 ये सब बनाते हैं। Both type of oxides are acidic in nature। ये जितने भी दोनों तरीके के ऑक्साइड हैं, मतलब O2 वाले और O3 वाले सारे के सारे किस तरीके के नेचर के हैं, एसिडिक नेचर के हैं, है ना। ऑक्साइड्स का नेचर पूछा जाता है कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक नेचर है, कौन सा एम्फोटेरिक नेचर है। आपके पेपर में स्पेशली एडवांस के पेपर में एक दो एम्फोटेरिक ऑक्साइड जरूर पूछे जाते हैं, तो एम्फोटेरिक की पूरी लिस्ट अपने को याद होनी चाहिए। तो इसके जितने भी ऑक्साइड हैं, EO2 हो या EO3 हो, इस ग्रुप के सब क्या है, कैसे नेचर के हैं, एसिडिक है। किस तरीके के नेचर के हैं, एसिडिक है। फिर बात हो रही है नेक्स्ट पॉइंट में, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। हैलोजन से रिएक्ट करने पे कैसे बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ये बात कर लेते हैं। Elements of 16 group form a large number of halide type of EX6, EX4, EX2। यानी कि 6 आपके वो लगेंगे, 6 लग सकते हैं हैलोजन, 4 लग सकते हैं और 2 लग सकते हैं, है ना। E is an element of group, X is halogen। पता ही है आपको। स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड डिक्रीजेज इन ऑर्डर ऑफ F माइनस। अगर हैलाइड की स्टेबिलिटी की बात करो तो कैसे डिक्रीज कर रही है, F माइनस, मतलब फ्लोराइड सबसे ज्यादा है स्टेबल, फिर Cl माइनस है, फिर Br माइनस है, फिर I माइनस है। यानी सबसे ज्यादा स्टेबल इनके कंपाउंड के क्या होंगे, फ्लोराइड होंगे, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड, है ना।
तो अमंग हेक्सा हैलाइड, हेक्सा फ्लोराइड आर ओनली स्टेबल हैलाइड। हेक्सा हैलाइड में, हेक्सा हैलाइड का मतलब एलिमेंट के साथ अगर 6 हेलोजन एटम जुड़ रहे हैं तो 6 हेलोजन एटम के हिसाब से आपका केवल जो फ्लोराइड है वही क्या है, स्टेबल है। बाकी सबको क्या इन्होंने बोला है, अदर आर अनस्टेबल। ओनली हेक्सा हैलाइड में कौन स्टेबल है, हेक्सा फ्लोराइड। ऑल हेक्साफ्लोराइड्स आर गैसियस इन नेचर, जितने हेक्साफ्लोराइड हैं सब गैसियस है नेचर में। दे हैव ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, जैसे ऑक्टाहेड्रल में बेसिक में याद रखो सारे हेक्साफ्लोराइड, जैसे SF6 याद रखो। तो SF6 हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, किस तरीके का इसका वो है, ऑक्टाहेड्रल शेप होती है ना। ऑक्टाहेड्रल शेप समझते हैं ना, 4 इस तरीके से, ये सल्फर, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, एक ऊपर और एक नीचे, यही ऑक्टाहेड्रल शेप होती है। तो क्या लिखा है इन्होंने, ऑल हेक्साफ्लोराइड्स आर गैसियस, ऑल हैव ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। सल्फर हेक्साफ्लोराइड इज एक्सेप्शनली स्टेबल फॉर स्टीयरिक रीजन। सल्फर हेक्साफ्लोराइड को लिखा है एक्सेप्शनली स्टेबल। एक्सेप्शनली स्टेबल का मतलब है कि बहुत ज्यादा इसमें स्टेबिलिटी होगी। एक्सेप्शनली स्टेबल का मतलब है इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, हाई होगी। तो SF6 इज exceptionally stable for steric reason. Among tetrafluoride, SF4 is a gas, SeF4 is liquid and TeF4 is solid. इसका मतलब जैसे जैसे हैवी होता जाएगा वैसे सॉलिड फॉर्म में जाएगा, और जैसे हल्का है SF4 है तो गैस है, SeF4 है तो लिक्विड है। These fluorides have sp3d hybridization. हाइब्रिडाइजेशन इसमें SF4 में कौन सा वाला है, sp3d, sp3d। thus have trigonal bipyramidal structure in which one of equatorial position is occupied by a lone pair of electron। SF4 का अगर स्ट्रक्चर देखो तो SF4 का स्ट्रक्चर किस तरीके का बनेगा आपको, सीसॉ। सीसॉ याद है ना, सीसॉ क्या होता था, ऐसे बनाते थे हम लोग, याद है ना। सल्फर के पास एक लोन पेयर तो होगा ही होगा, तो सल्फर का लोन पेयर है, सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो एक लोन पेयर भी होगा। ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन फॉर्म डाइक्लोराइड एंड डाइब्रोमाइड, मतलब जितने भी एलिमेंट हैं उसमें ऑक्सीजन को छोड़ के सारे एलिमेंट डाइक्लोराइड डाइब्रोमाइड बना रहे हैं। S2F2, S2Cl2, S2Br2, Se2Cl2, SeBr2 ये बन रहे हैं। These dihalides are formed by sp3 hybridization। हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करो तो इसमें डाइहेलाइड में कौन सा है, sp3। अभी आपको अगर ध्यान हो यहाँ पे हमने बोला था कौन सा, SF6, यानी 6 वाले जो थे उसमें ऑक्टाहेड्रल था, मतलब उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन था, sp3d2। फिर उसके बाद कौन से आए, 4 वाले आए जिसमें 4 फ्लोरीन है, SF4, उसमें sp3d हो गया। फिर किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, अब हम लोग बात कर रहे हैं डाइब्रोमाइड की। पहले 6 फिर 4, पहले F कितने थे 6, फिर कितने हुए 4, फिर कितने हो रहे हैं F या ClBr या F, 2 की बात हो रही है, डाई की बात हो रही है। तो यानी कि हेक्सा वाले में sp3d2, फिर उसके बाद टेट्रा वाले में sp3d, और फिर नीचे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जा रहा है, sp3। डाइक्लोराइड डाइब्रोमाइड में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मिल रहा है हमको, sp3। sp3 से आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग बात करें हाइलाइट की तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर किस तरीके से बना सकते हो आप, S2F2 का बनाओ जरा सब लोग, कोशिश करो S2F2 का स्ट्रक्चर बनाने की टेट्राहेड्रल। लोन पेयर दिखाओ और बॉन्ड बनाओ, बॉन्ड बना के दिखाओ, सब अपनी कॉपी में जरा दिखाओ। बॉन्डिंग और ये आपका P ब्लॉक क्या है, इंटर रिलेटेड टॉपिक है। रफ पे बना के दिखाइए मुझे जरा सब लोग। कैसे बना रहे हो आप टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर S2F2 का,
टेट्राहेड्रल कैसे बनाओगे, बनाओ जरा, कोशिश करो। ऑनलाइन वाले बना के भेजे जरा, ऑनलाइन आवाज आ रही है, बनाइए। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ही तो बनाना है, सारे बॉन्ड सेम है कहीं। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, बॉन्डिंग भूल गए क्या 11th क्लास की? हाँ, अभी तो कोऑर्डिनेशन पढ़ा है, अभी टेट्राहेड्रल भूल गए स्ट्रक्चर। नहीं बन पा रहा है क्या? नहीं बन पा रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? कौन सा स्ट्रक्चर, इतने 4-5 बना रखे हैं? ये टेट्राहेड्रल है। हम्म, ये देखो, ये जो है ना H2F2 H2Cl2, ये सब जो है ना, ये मोनोहेलाइड है, ये डाईहेलाइड नहीं है। ये क्या है? मोनोहेलाइड। ये टेट्राहेड्रल नहीं है। इन्होंने क्या बोला है? डाईक्लोराइड और डाईब्रोमाइड को टेट्राहेड्रल बोला है। इसका मतलब टेट्राहेड्रल कौन सा होगा? पेज कहाँ है? ये देखो, ये जो है आपका H2 H2F2 H2Br2 H2Cl2, ये सब जो है ना, ये मोनोहेलाइड है। ठीक है, तो मोनोहेलाइड वैसे अगर देखो तो मोनोहेलाइड का क्या मतलब होता है? एक एटम से एक हेलोजन जुड़ा हुआ। तो SF बनेगा, SF कोई चीज बनती नहीं है। ये क्या करते हैं, इसके दो एटम्स आपस में डाइमेराइज हो जाते हैं, तो क्या बनाते हैं? H2F2। यानी कि मोनोहेलाइड किस फॉर्म में रहता है? डाइमर के फॉर्म में रहता है, H2F2। तो ये मोनोहेलाइड है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमने किसका बताया है? डाइहेलाइड का, मतलब SF2 SBr2 SCl2, ये होंगे आपके कैसे? टेट्राहेड्रल। तो इनको टेट्राहेड्रल बनाना है। अब बन जाएगा, 2Br लगा दो सिंगल बॉन्ड से, टेट्राहेड्रल पोजीशन यही होती है। सल्फर के 2 लोन पेयर लगा दो। बोलो बच्चों, ये है डाइहेलाइड। ये क्या था? मोनोहेलाइड था। मोनोहेलाइड इस फॉर्म में नहीं रहता है, डाइमर के फॉर्म में। बना लीजिए। अब पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ, मैंने H2F2 बोल दिया था डाइहेलाइड, फिर मैंने देखा कि सल्फर के 2 एटम्स है, ये डाइहेलाइड कैसे बन रहा है।
सल्फर का एक एटम लेना चाहिए, उसके साथ एक हेलोजन लगाओगे तो मोनोहैलाइड। एसएफ का बने, एसएफ के फॉर्म में होता ही नहीं है ना, एसएफ का बनाओगे तब तो सिंगल बॉन्ड से जोड़ोगे, और क्या करोगे। डाइहेलाइड ये है, डाइहेलाइड का बनवाना चाह रहे थे हम, डाइहेलाइड में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ये बनवाना चाह रहे थे। H2F2 इज मोनोहैलाइड। मोनोहैलाइड तो ऐसे बनेगा, मोनोहैलाइड अगर डाइमर फॉर्म में है ना, ऐसे बनेगा। इसके दो बॉन्ड हुए, चार क्यों, दो ही तो इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन, दो ही तो चाहिए। बना लिया, तब हम टेट्राहेड्रल की बात कर रहे थे ना। हाँ, टेट्राहेड्रल तो ये बनेगा ही नहीं H2F2, ये बन पाएगा। चलिए नोट कर लिया ये पॉइंट, आगे पॉइंट पे चले। इसके बाद एक और चमकती हुई सी चीज दिखाई दे रही है स्लाइड पे, क्या चमक रहा है, फ्लोरेसेंट ग्रीन से चमकाते हैं, देखो। These dimeric halides undergo disproportionation, ठीक है। जेई एडवांस का ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, जेई एडवांस की ये फेवरेट रिएक्शन है, पेपर में पेपर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के बिना नहीं बनेगा। तो जितनी भी कहीं पे भी अगर आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखती है तो उसको सीधे सीधे आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ये जो डाई हेलाइड है, आप ये जो आपके हेलाइड है डाईमेरिक वाले H2Cl2 या Fe2Cl2, ये सब क्या करते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन करते हैं। अगर यहाँ पे देखो तो सिलीनियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी आपके अकॉर्डिंग, यहाँ पे बोलिए जल्दी से। यहाँ पे सिलीनियम की ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, यहाँ पे सिलीनियम मेटल बन गया तो 0 है। Fe2Cl2 में कितनी है, Fe2Cl2 में कितनी है ऑक्सीडेशन नंबर, बोलो जल्दी से। +1 होगी, सिलीनियम की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगी, है ना। लेकिन हम +1 नहीं कंसीडर कर रहे हैं, अब +1 ही कंसीडर करेंगे क्योंकि मोनोहेलाइड अगर है तो SF है, उस फॉर्म में अगर ले रहे हो तो भी +1 आएगी। तो +1 से क्या बन रहा है, +4 हो रहा है, और +1 से क्या हो रहा है, 0 पे भी जा रहा है, तो यानी डिक्रीज भी हो रहा है और इंक्रीज भी हो रहा है, तो इसको हम लोग कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये शो कौन कर रहा है, डाईमेरिक हैलाइड, डाईमेरिक हैलाइड शो कर रहे हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये देखो जैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, H2S इज लेस एसिडिक देन H2TE, व्हाई, ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप, एसिडिटी, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, नीचे जाने पे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या है आपकी, कम है, जल्दी से बॉन्ड टूट जाएगा तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करना ही है। हाँ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहाँ, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है, मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। अरे ऑनलाइन बच्चों यहाँ तक बात क्लियर है? यस मैम। अब हम लोग आ गए हैं टॉपिक डाई ऑक्सीजन, जिसको हम इन जनरली ऑक्सीजन भी कहते हैं, O2। तो इसमें हम पढ़ेंगे O2 की कुछ स्पेशल चीजें, O2 किस किस मेथड से बनाई जाती है, O2 क्या क्या केमिकल रिएक्शन शो करती है। तो सबसे पहले प्राइम इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो फर्स्ट रिएक्शन है, क्लास 10th में भी पढ़ते हैं आप लोग, डिकम्पोजिशन। पोटेशियम क्लोरेट को हीट अप कर दो मैंगनीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो ये KCl बना लेता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो आपने क्या करना है, याद करना।
पहला मेथड ऑक्सीजन बनाने का। दूसरा मेथड है आपका अगर आप हायर ऑक्सीडेशन नंबर वाले किसी ऑक्साइड को हीट अप करते हो तो वो लो ऑक्सीडेशन नंबर वाले ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। जैसे लेड के दो ऑक्साइड जैसे Pb3O4 ले लो, इसको हीट अप करो तो ये PbO बना देता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। यहाँ पे अगर देखो Pb3O4 तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका शायद आता है 8/3, है ना, और PbO में जब ऑक्सीडेशन नंबर लेड का देखते हैं तो +2 आता है। यानी कि हायर ऑक्सीडेशन नंबर वाले ऑक्साइड लोअर में कन्वर्ट हो जाएंगे और कौन सी गैस रिलीज करेंगे हीटिंग करने पे? ऑक्सीजन। इसी तरीके से PbO2 की बात कर लो, लेड डाइऑक्साइड, PbO2 की अगर बात करो तो PbO2 आपका टूटेगा, PbO में टूट जाता है, PbO2 में ऑक्सीडेशन नंबर इस +4, PbO में देखिए +2 और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। यही सेम चीज सिल्वर के ऑक्साइड से भी हो रहा है, मरकरी के भी ऑक्साइड से हो रहा है। ये सिल्वर ऑक्साइड और मरकरी के ऑक्साइड में बस डिफरेंस इतना है कि ये मेटल में कन्वर्ट हो जा रहे हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज कर दे रहे हैं। 4 रिएक्शन ये याद रख लेंगे आप। एनसीईआरटी का कोई भी रिएक्शन आपने छोड़ के नहीं जाना है, नोट्स का कोई रिएक्शन छूट जाए चलेगा, इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी का कोई रिएक्शन आपको नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन में हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लीजिए, H2O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड को अगर आप डिकम्पोज कर दीजिए, हीट अप कर दीजिए तो ये बना लेता है पानी और ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। ये हाइड्रोजन वाले चैप्टर में भी 11th क्लास में पढ़ते हैं। ऑन लार्ज स्केल इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम वाटर और एयर। Electrolysis of water leads to release the hydrogen at cathode and oxygen at एनोड। यानी कि अगर ऑक्सीजन आपको लार्ज स्केल पे बनानी है तो एक मेथड है वाटर का, इलेक्ट्रोलिसिस कर दीजिए, उससे बना सकते हैं। उसमें ऑक्सीजन एनोड पे मिलती है आपकी और हाइड्रोजन मिलती है किस पे? कैथोड पे। और दूसरा मेथड क्या बताया? दूसरा आप एयर से भी बना सकते हैं। एयर से जैसे नाइट्रोजन में मेथड आपको बताया था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराया था। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सारी गैसेस को पहले लिक्विफाई करेंगे और लिक्विफाई करने के बाद फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सबको अलग अलग कर लेंगे। नाइट्रोजन में भी ये मेथड यूज हुआ था, एयर वाला, है ना। तो लार्ज स्केल मेथड दो ही हैं, एक एयर वाला और एक वाटर वाला, क्योंकि आपको पता है ये दोनों चीजें क्या है, बहुत ज्यादा अमाउंट में है ना हमारे पास। पानी भी ठीक बढ़िया है और सस्ता सुंदर टिकाऊ, और एयर तो है ही है हमारे पास, है ना। तो ये जो मेथड है ये क्या है? आपके लार्ज स्केल मेथड है। बाकी जो मेथड है वो क्या है? वो आपके लैब में बनाना है, छोटे स्केल पे बनाना है। तो क्लियर है पॉइंट? अब प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल है, ज्यादातर प्रॉपर्टीज ऑक्सीडेशन करवाएगा। ऑक्सीजन क्या करेगा आपका? ऑक्सीडेशन। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको रीडिंग लगा लेते हैं हम लोग एक बार के लिए। डाई ऑक्सीजन इज अ कलरलेस ओडरलेस गैस। ऑक्सीजन को सूंघा होगा आपने, आसपास अपने है ही, कोई स्मेल नहीं आती है, कोई कलर नहीं दिखाई देता आपको। इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज टू एक्सटेंट ऑफ 3.08 सेंटीमीटर क्यूब इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, यानी 100 ml में ये लगभग 3 ml होगा ऑक्सीजन। एट 293 केल्विन sufficient for vital support of marine and aquatic life. It liquefies at 90 Kelvin and freezes at 55 Kelvin. यानी कि 90 केल्विन पे इसको लिक्विड बना सकते हो, 55 पे फ्रीज कर सकते हो। ऑक्सीजन एटम, ये डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, अभी तक कभी इस तरीके के डेटा वाइज क्वेश्चन नहीं आए। ऑक्सीजन एटम है 3 स्टेबल आइसोटोप। आइसोटोप याद रखिए 16 है, 17 है और O18 है। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 इज यूनिक बीइंग पैरामैग्नेटिक। ये आपको एमओ थ्योरी में भी पढ़ाया जाता है। O2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर इन स्पाइट ऑफ हैविंग इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 8 + 8 16 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये
पैरामैग्नेटिक है, एमओ थ्योरी से इसको प्रूव किया गया, एक्सपेरिमेंट से इसको देखा गया। Dioxygen directly reacts with nearly all metals and non-metals except AU and PT and some noble gases. मतलब ऑक्सीजन ज्यादातर एलिमेंट से रिएक्ट करता है, किससे किससे नहीं करेगा? डायरेक्टली AU से, गोल्ड से, प्लैटिनम से और कुछ आपकी नोबल गैसेस हैं उनसे, बाकी सबसे ये रिएक्ट करेगा. Its combination with other element is often strongly exothermic, which helps in sustaining the reaction. However, to initiate the reaction, some external heating is required as bond dissociation enthalpy of oxygen double bond is very high. बोल रहे हैं अगर किसी चीज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाना है, आप बोलेंगे अगर ऑक्सीजन इतना ही जलाती है तो हम यहाँ पे खड़े हैं, ऑक्सीजन आसपास है, हम क्यों नहीं जल रहे? कार्बन कंटेंट है हमारे अंदर. क्यों? रीजन क्या है? ऑक्सीजन जो O2 जो है, O2 का ये जो बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए 493.4 किलो जूल पर मोल की, है ना? इसीलिए आपको पहले इग्नाइट करना पड़ता है, किसी चीज से आपको टेम्परेचर देना पड़ता है, तब वो चीज क्या होती है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलती है. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन किसी चीज से रिएक्ट करेगा तभी तो उसको जलाएगा. जलाने का मतलब ऑक्सीजन उससे कंबाइंड कर रहा है ना? तो ऑक्सीडेशन कब होगा? जब आपका ये ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा, तब ये ऑक्सीजन किसी से कंबाइंड करेगी. इसीलिए आपको टेम्परेचर देना पड़ता. जी हाँ, क्या लगी ही रहेगी? हाँ, उस टेम्परेचर से ट्राई करके देखना, फिर मुझे बताना. सम ऑफ द रिएक्शन ऑफ डाइऑक्सीजन विद मेटल एंड नॉन मेटल कौन कौन सी दे रखी है? देखो भाई, बहुत सिंपल रिएक्शन है. कैल्शियम रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है. एल्युमिनियम रिएक्ट कर रहा है, फॉर्मूला ऑक्साइड के याद रखने, Al2O3. फॉस्फोरस रिएक्ट कर रहा है, P4O10, P2O5 ना बना करके डाइमर बनाएगा, P4O10. कार्बन रिएक्ट करेगा, CO2 बनाएगा. अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो पहले CO बनेगी, फिर क्या बनेगा? CO2. जिंक सल्फाइड रिएक्ट करेगा, जिंक का ऑक्साइड बना देता है. मीथेन रिएक्ट करता है, पता ही है आपको, मीथेन इज अ हाइड्रोकार्बन, CO2 और वाटर बनाएगा. ठीक, क्लियर है? ये रिएक्शन है जो हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे तो उसमें यूज करेंगे. सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं, V2O5 कैटलिस्ट है, SO3 बनता है. फिर इस SO3 के ऊपर पानी डाला जाता है तो ये SO3 कन्वर्ट होता है H2SO4 में. सल्फ्यूरिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में इसको हम यूज करेंगे. उसके बाद HCl से ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है CuCl2 की प्रेजेंस में, तो क्लोरीन गैस बन जाती है. क्लोरीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ये रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो पी ब्लॉक के जो रिएक्शंस हैं वो एक जगह नहीं आएंगे, वो कई जगह आपके आएंगे. अब ऑक्सीजन के यूजेस में तो कुछ खास ऐसी बात नहीं है, इस पैरा को आपने खुद नहीं करना है. यूजेस इन ऑर्गेनिक में जहां पे भी है एक बार तो कर लेंगे थोड़ा सा जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कई बार इस तरीके की चीजें आपसे पूछ लेते हैं. ठीक, अब आज की क्लास यहीं पे ऑफ करें या आधे घंटे और पढ़ा दें, आप जैसा बोलो. हाँ बच्चे, नहीं पढ़ा भी सकते हैं लेकिन थोड़ा सा ये मोनोटोनस टाइप हो जाता है इसमें.